नवंबर 1952, न्यूयॉर्क। एक डांसर जिसका नाम था निकोलस डारवास मैनहट्टन के एक क्लब में परफॉर्म कर रहा था। अचानक उसके एजेंट का फोन आता है। ऑफर था टोरंटो के एक नाइट क्लब से। लेकिन इस ऑफर में एक ट्विस्ट था। क्लब के मालिक, दो जुड़वा भाई एल और हैरी स्मिथ, डारवास को पैसे के बदले अपनी कंपनी का स्टॉक ऑफर कर रहे थे। शो बिजनेस में अजीब ऑफर्स आते रहते हैं, पर यह कुछ नया था। उन्होंने दारवास को ब्रायलंट नाम की एक कनेडियन माइनिंग कंपनी के 6000 शेयर्स ऑफर किए। उस टाइम एक शेयर की कीमत थी 50 सेंट्स। दारवास को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, बस इतना कि प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं। तो उसने आगे से एक शर्त रखी, अगर स्टॉक की कीमत 50 सेंट से नीचे गई तो नुकसान की भरपाई ये दोनों भाई करेंगे। वो मान गए। किस्मत देखिए, दारवास वो टोरंटो वाली परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाया। ये उसे बुरा लगा, तो एक जेस्चर के तौर पर उसने वो स्टॉक खरीदने का ऑफर किया। उसने $3000 का चेक भेजा और बदले में उसे मिले 6000 ब्रायलंट शेयर्स। और फिर वो इस ट्रांजैक्शन को भूल गया। 2 महीने बाद बस यूं ही पेपर देखते हुए उसकी नजर ब्रायलंट के प्राइस पर पड़ी। वो अपनी चेयर से उछल ही पड़ा। उसका 50 सेंट वाला स्टॉक 1.90 पर ट्रेड हो रहा था। उसने फौरन उसे बेच दिया। प्रॉफिट हुआ लगभग $8000 का। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, ये जादू जैसा था। उसे लगा, ये सब कब से चल रहा है और मैं कहां था। उसने डिसाइड कर लिया कि उसे स्टॉक मार्केट में उतरना है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये अनजान जंगल उसके लिए क्या-क्या परेशानियां लाने वाला है। स्टॉक मार्केट के बारे में उसे जीरो नॉलेज थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, कौन सा स्टॉक खरीदना है। यूं से लगा कि अमीर लोगों को जरूर पता होगा। वो नाइट क्लब में परफॉर्म करता था जहां बहुत अमीर लोग आते थे। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता, कोई अच्छा स्टॉक पता है। और अजीब बात यह थी कि सबको एक ना एक गुड स्टॉक पता था। वो उनकी टिप्स सुनता और आंख बंद करके उन पर इन्वेस्ट कर देता। उसे ये समझने में बहुत टाइम लगा कि ये तरीका कभी काम नहीं करता। वो ऐसी कंपनीज में पैसे लगा रहा था जिनके नाम तक वो ठीक से बोल नहीं पाता था। वो करती क्या हैं, कहां से हैं, कोई आइडिया नहीं था। बस किसी ने किसी से सुना और उसने दारवास को बता दिया। 1953 की शुरुआत में वो टोरंटो में था। उसके लिए कनाडा तो मानो फाइनेंशियल मिल्क एंड हनी की जमीन थी। उसने एक ब्रोकर ढूंढा। ब्रोकर का ऑफिस छोटा सा, अजीब सा था, लेकिन उस आदमी ने दारवास को कैर एडिसन नाम की एक गोल्ड कंपनी का डिविडेंड चेक दिखाया। उसने कहा, मेरे दोस्त, इस चेक को देखो। इसकी वैल्यू मेरे फादर ने जो ओरिजिनल स्टॉक के लिए पे किया था उससे 5 टाइम्स ज्यादा है। उसने बताया कि वो सालों से ऐसा ही एक स्टॉक ढूंढ रहा है और आखिरकार उसे मिल गया है, ईस्टर्न मलाटिक। उसके हिसाब से ये स्टॉक डबल होने वाला था। दारवास ने उसकी इस एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन पर 1000 शेयर्स खरीद लिए 290 सेंट्स पर। कुछ ही हफ्तों में स्टॉक 241 सेंट्स तक गिर गया। दारवास ने घबराकर बेच दिया, नुकसान। लेकिन वो रुका नहीं। वो 1 साल तक कनेडियन मार्केट में एक ग्रास हॉपर की तरह उछल कूद करता रहा। अगर 2 पॉइंट्स का भी फायदा होता तो खुश हो जाता। उसके पास एक टाइम पर 25 से 30 स्टॉक्स होते थे, छोटे छोटे पार्सल्स में। 7 महीने बाद जब उसने अपने हिसाब किताब चेक किए तो उसे एक झटका लगा। ब्रायलंट से कमाए हुए पैसों में से वो लगभग $3000 हार चुका था। उसके सामने उसके ब्रोकरेज स्टेटमेंट्स थे। बॉट एट 90 सेंट्स, सोल्ड एट 82, बॉट एट 65 सेंट्स, सोल्ड एट 48। उसे समझ आ गया कि नाइट क्लब कस्टमर्स, हेड वेटर्स और स्टेज हैंड से मिली टिप्स काम नहीं करेंगी। तो उसने प्रोफेशनल हेल्प लेने का सोचा। उसने कनेडियन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज को सब्सक्राइब किया, $1 में ट्रायल सब्सक्रिप्शन। यूं से लगा, ये एक्सपर्ट्स हैं, इनकी सलाह तो काम करेगी ही। उनके पैम्फलेट्स पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती थीं, बाय दिस स्टॉक नाउ बिफोर इट इज टू लेट, इफ योर ब्रोकर एडवाइजेज यू अगेंस्ट इट, गेट रिड ऑफ योर ब्रोकर, दिस स्टॉक विल गिव यू अ प्रॉफिट ऑफ 100% और मोर। दारवास को लगा, यही है असली रेड हॉट इंफॉर्मेशन। वो फोन उठाता और स्टॉक खरीद लेता
और स्टॉक हमेशा की तरह नीचे चला जाता। उसे सालों बाद समझ आया कि जब ये टिप्सटर्स छोटे इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए कहते हैं, तब तक इनसाइडर्स अपना माल बेचकर निकल चुके होते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स हमेशा लेट आते हैं। 1953 के एंड तक उसके $11,000 अब सिर्फ $5,800 बचे थे। उसने डिसाइड किया कि अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में यानी वॉल स्ट्रीट में किस्मत आजमाई जाए। वहां सब कुछ सीरियस और अलग होगा। अपने बचाए हुए $5,800 में उसने अपनी शो बिजनेस की सेविंग से कुछ और पैसे जोड़कर $10,000 का एक राउंड फिगर बनाया और न्यूयॉर्क के एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलवा लिया। उसने सोचा अब वाइल्ड कैट कनेडियन मार्केट जैसी गैम्बलिंग नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करना है। उसने अपने ब्रोकर को कॉल किया और पूछा व्हाट्स गुड। ब्रोकर ने कुछ सेफ स्टॉक सजेस्ट किए और इस बार दारवास की किस्मत अच्छी थी। वो दुनिया के सबसे बड़े बुल मार्केट के बीच में था। इतना बड़ा बुल मार्केट कि अगर आप बहुत अनलकी ना हो तो प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं था। उसने कोलंबिया पिक्चर्स, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, किम्बरली क्लार्क जैसे स्टॉक्स में ट्रेड किया और हर बार $400 से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। कुछ ही हफ्तों में $1,333 का प्रॉफिट। उसके 10,000 बढ़कर $14,600 हो गए। उसे लगा वॉल स्ट्रीट में तो वो एक नेचुरल है, यहां वो जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। उसकी मेथड अभी भी वही थी, बस अब वो टिप्स को इन्फॉर्मेशन कहता था। धीरे धीरे उसने स्टॉक मार्केट पर किताबें पढ़नी शुरू की। अर्निंग्स, डिविडेंड्स, कैपिटलाइजेशन जैसे शब्दों से उसकी दोस्ती हुई। उसे लगा कि वो और नॉलेज हासिल कर रहा है। उसे एक और ब्राइलन ढूंढना था। एक एडवाइजरी सर्विस ने एमर्सन रेडियो पर एक पूरी किताब पब्लिश कर दी। उन्होंने सारे फाइनेंशियल डिटेल्स देकर यह साबित किया कि एमर्सन, जो उस वक्त 12 के आसपास था, असल में 30 से 35 का होना चाहिए। दारवास बहुत इंप्रेस हुआ। उसने स्टॉक खरीद लिया 12.50 पर और स्टॉक नीचे गिरने लगा। 1956 के एंड तक ये स्टॉक 534 पर था। उसने एक और कहावत सुनी, यू कैनॉट ओ ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट बुक करने से कोई बर्बाद नहीं होता। उसने इस पर अमल करने की सोची। फरवरी 1955 में उसने काइजर एल्यूमिनियम के 100 शेयर्स 63.3 पर खरीदे। जब स्टॉक 75 तक पहुंचा उसने बेच दिया। एक महीने से कम में $1,074 का प्रॉफिट। फिर उसने वो पैसा बोइंग में लगाया, नुकसान हुआ $403। फिर मैग्मा कॉपर में लगाया, नुकसान हुआ $1,016। तब तक काइजर एल्यूमिनियम, जिसे वो जल्दी निकल गया था, 82 तक पहुंच चुका था। उसने वापस काइजर खरीद लिया 82 पर। 5 मिनट बाद ही वो गिरने लगा। दारवास ने घबराकर 81.50 पर बेच दिया। 5 मिनट की ट्रेडिंग में $115 का लॉस। जो सफर काइजर से शुरू हुआ था और काइजर पर ही खत्म हुआ, उसमें उसे $461 का नेट लॉस हुआ। अगर वो शुरू से आखिर तक काइजर में बना रहता तो उसे $1,748 का प्रॉफिट होता। तो ये कहावत भी गलत साबित हुई। आप प्रॉफिट बुक करके भी बर्बाद हो सकते हैं। दारवास ने अपने पिछले अनुभवों से कुछ नियम बनाए। पहला, एडवाइजरी सर्विसेज पर भरोसा नहीं करना। दूसरा, ब्रोकर्स की सलाह पर भी सावधान रहना। तीसरा, वॉल स्ट्रीट की पुरानी कहावतों को इग्नोर करना। चौथा, र्यूमर्स यानी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, गैम्बलिंग के बजाय फंडामेंटल अप्रोच यानी कंपनी की आर्थिक स्थिति को समझना बेहतर है। इन्हीं नियमों को देखते हुए उसकी नजर अपने एक पुराने ट्रांजैक्शन पर पड़ी, वर्जीनियन रेलवे। उसने इस स्टॉक के 100 शेयर्स अगस्त 1954 में खरीदे थे और फिर भूल गया था। क्योंकि वो बाकी स्टॉक्स में इतना बिजी था, इस शांत स्टॉक पर उसका ध्यान ही नहीं गया। 11 महीने बाद जब उसने पेपर में इसका प्राइस देखा, वो 43 पर था। उसने बेच दिया बिना किसी टेंशन के $1,303 का प्रॉफिट। इससे उसे अपना 7th रूल मिला। एक दर्जन स्टॉक्स में शॉर्ट पीरियड के लिए आना जाना करने से बेहतर है कि एक बढ़ते हुए स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड किया जाए। लेकिन कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, इसका जवाब ढूंढने के लिए दारवास ने फंडामेंटल एनालिसिस की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। उसने बैलेंस शीट्स, इनकम अकाउंट्स, असेट्स, लायबिलिटीज सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसका प्लान था, ए, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रुप को ढूंढना, बी, और उस इंडस्ट्री ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढना और फिर उस कंपनी का स्टॉक खरीदकर होल्ड करना। ऐसा स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। काफी रिसर्च के बाद उसने डिसाइड किया कि स्टील इंडस्ट्री उसे अमीर बनाएगी। उसने स्टील इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज जैसे बेथलेहेम स्टील, यूएस स्टील, इन सबको कंपेयर किया। उसने एक टेबल बनाई, प्राइस, अर्निंग्स, डिविडेंड्स, हर चीज, और उसकी टेबल ने साफ साफ एक स्टॉक की तरफ इशारा किया, जोन्स एंड लॉकलिन। सब कुछ परफेक्ट था। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, ए ग्रेडिंग, लगभग 6% का डिविडेंड और प्राइस अर्निंग्स रेशियो बाकी सबसे बेहतर। उसे लगा कि उसने सोने की चाबी ढूंढ
ली है। उसे इतना विश्वास था अपने एनालिसिस पर कि उसने पैसा जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लास वेगस में प्रॉपर्टी थी, उसे मॉर्गेज कर दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन ले लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट से एडवांस ले लिया। 23 सितंबर 1955 को उसने जोन्स एंड लॉकलिन के 1000 शेयर्स 52.25 पर खरीद लिए। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी हर चीज दांव पर लगा दी थी। अब बस बैठकर अपनी फूल प्रूफ थ्योरी का फल मिलने का इंतजार करना था। 30 सितंबर को आसमान से बिजली गिरी, जोन्स एंड लॉकलिन गिरना शुरू हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उसका नया ब्राइलेंट था, ये तो किस्मत बदलने वाला था, ये कोई गैम्बल थोड़ी था, ये तो स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड एक साइंटिफिक ऑपरेशन था। फिर भी स्टॉक गिरता रहा, वो पैरालिसिस हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सेल कर दूं, कैसे कर दूं? मेरी स्टडी के हिसाब से तो इसकी कीमत $75 होनी चाहिए, ये बस एक टेम्पररी सेटबैक है। वो खुद को यही समझाता रहा और स्टॉक को होल्ड किए रखा। हर रोज वो डरते डरते पेपर खोलता। जब स्टॉक 44 पर पहुंचा तो उसके अंदर का सारा डर बाहर आ गया। हर एक पॉइंट नीचे गिरने का मतलब था $1000 का लॉस। उसकी हिम्मत टूट गई, उसने स्टॉक बेच दिया। नेट लॉस हुआ $9069.18। वो टूट चुका था, बर्बाद। एक साइंटिफिक वॉल स्ट्रीट ऑपरेटर होने का उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। रिसर्च, एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स सब बेकार। वो डेस्परेट था। उसकी लास वेगस वाली प्रॉपर्टी भी हाथ से जा सकती थी। वो घंटों स्टॉक टेबल्स को घूरता रहता, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश में। तभी उसकी नजर एक स्टॉक पर पड़ी जिसका नाम उसने कभी सुना नहीं था, टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग। ये स्टॉक बढ़ रहा था। डार्वस को उसके फंडामेंटल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई र्यूमर नहीं सुना था। बस एक चीज पता थी कि वो लगातार बढ़ रहा है। अपने लॉसेस को रिकवर करने की आखिरी उम्मीद भरी कोशिश में उसने 1000 शेयर्स खरीद लिए। स्टॉक बढ़ता रहा। जब 40 पर पहुंचा तो उसे बेचने की तेज इच्छा हुई, लेकिन वो रुका रहा। इस बार उसने क्विक प्रॉफिट नहीं लिया। उसके सर पर $9000 का लॉस जो था, वो 5 हफ्ते तक टेंशन में उस स्टॉक को देखता रहा। फिर जब स्टॉक 43 1/4 पर पहुंचा, उसने सोचा अब और रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसने बेच दिया। अपने 9000 तो वापस नहीं मिले, पर आधे से ज्यादा रिकवर हो गए थे। जब उसने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग बेचा, वो थका हुआ था, खाली महसूस कर रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल उठा, कंपनी रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री आउटलुक, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, इन सब चीजों को एग्जामिन करने का क्या फायदा? जिस स्टॉक ने उसे बर्बाद होने से बचाया, उसके बारे में तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने वो स्टॉक सिर्फ एक कारण से चुना था, क्योंकि वो बढ़ रहा था। क्या यही जवाब था? शायद हाँ। जोन्स एंड लॉकलिन के उस दर्दनाक अनुभव ने उसे उसकी थ्योरी की पहली झलक दिखा दी थी। इस अनुभव के बाद डार्वस ने अकेले बैठकर सोचा। उसे समझ आ गया था कि मार्केट कोई स्लॉट मशीन नहीं है जिसमें से किस्मत से जैकपॉट निकलते हैं। उसे मार्केट में ऑपरेट करना सीखना होगा, उसे ट्रेडिंग सीखनी होगी। उसने सोचा, फंडामेंटल अप्रोच से मैं गलत था, टेक्निकल अप्रोच से यानी सिर्फ स्टॉक के एक्शन को देखकर मैं सही था। उसने टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग वाली अप्रोच को रिपीट करने की कोशिश की। काफी ढूंढने के बाद उसे MM वुड वर्किंग नाम का एक स्टॉक मिला। उसके ब्रोकर ने भी इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन इसका डेली एक्शन उसे टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग की याद दिला रहा था। स्टॉक 15 से 23 तक गया। फिर कुछ हफ्ते शांत रहने के बाद उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा और प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा। डार्वस ने 26/5/8 पर 500 शेयर्स खरीद लिए। स्टॉक 33 तक गया, उसने बेच दिया। प्रॉफिट हुआ $2866। बाद में उसे पता चला कि स्टॉक के बढ़ने का कारण एक सीक्रेट मर्जर नेगोशिएशन था, जो MM वुड वर्किंग को $35 पर शेयर पर टेक ओवर करने के लिए हो रहा था। वो हैरान था, बिना मर्जर के बारे में कुछ भी जाने उसने सिर्फ स्टॉक के बिहेवियर के आधार पर प्रॉफिट कमाया था। वो एक इनसाइडर बन गया था बिना इनसाइडर हुए। इस अनुभव ने उसे यकीन दिला दिया कि मार्केट का टेक्निकल अप्रोच यानी सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को स्टडी करना सही रास्ता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, टाइमिंग, कब खरीदना है। और यहां से शुरू हुई उसकी फेमस बॉक्स थ्योरी। उसने घंटों चार्ट्स और स्टॉक टेबल्स को स्टडी किया और उसने रियलाइज किया कि स्टॉक्स आवारा गुब्बारों की तरह किसी भी दिशा में नहीं उड़ते। उनका एक डिफाइंड अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, और इस ट्रेंड के अंदर स्टॉक्स एक सीरीज ऑफ फ्रेम्स में चलते हैं, जिसे उसने बॉक्सेस कहना शुरू किया। एक स्टॉक एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता है। इस ऊपर नीचे के मूवमेंट का जो एरिया है वही बॉक्स है। जैसे एक स्टॉक 45 से 50 के बॉक्स में है, वो 45 और 50 के बीच में जितनी बार भी उछले, डार्वस को कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन अगर वो 44.5 तक गिर जाता तो डार्वस उसे अपनी लिस्ट से निकाल देता, क्योंकि इसका मतलब था कि वो नीचे वाले बॉक्स में जा रहा है और डार्वस को सिर्फ वही स्टॉक चाहिए था जो ऊपर वाले बॉक्स में जाने की कोशिश कर रहा हो। वो उस पल का इंतजार करता जब स्टॉक एक बॉक्स से ऊपर वाले बॉक्स में एंटर करता, जैसे 45-50 के बॉक्स से 50-55 के बॉक्स में, और जैसे ही स्टॉक नए बॉक्स में कदम रखता वो उसे खरीद लेता। इस थ्योरी को और मजबूत करने के लिए उसमें एक और हथियार जोड़ा, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऑर्डर। उसे पता था कि वो आधे टाइम गलत होगा, तो क्यों न अपनी गलती मानकर एक छोटा सा लॉस बुक करके तुरंत निकल जाए। अगर उसने 25 पर स्टॉक खरीदा तो वो उसी वक्त उसे 24 से नीचे जाने पर बेचने का ऑर्डर लगा देता। इस तरह वो कभी भी एक बड़े लॉस के साथ नहीं सोएगा। लेकिन सिर्फ छोटे लॉस लेना काफी नहीं था, प्रॉफिट्स लॉसेस से बड़े होने चाहिए थे। उसके लिए सबसे मुश्किल था एक बढ़ते हुए स्टॉक को जल्दी ना बेचना। वो हमेशा डर के मारे जल्दी बेच देता था। इसका सोल्यूशन उसने निकाला, वो बढ़ते हुए स्टॉक के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ाता रहेगा। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इस तरह मार्केट उसके प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा ही ले पाएगा। तो अब उसकी स्ट्रैटेजी साफ थी। 1. सही स्टॉक्स, 2. सही टाइमिंग, 3. छोटे लॉस, 4. बड़े प्रॉफिट्स। उसके हथियार थे 1. प्राइस और वॉल्यूम, 2. बॉक्स थ्योरी, 3. ऑटोमेटिक बाय ऑर्डर, 4. स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। उसने सोचा, मैं बस एक अपवर्ड ट्रेंड के साथ साथ चलता जाऊंगा और अपने स्टॉप लॉस इंश्योरेंस को पीछे पीछे ट्रेल करता रहूंगा। जब ट्रेंड रिवर्स होगा मैं एक चोर की तरह भाग जाऊंगा। उसे पता था अब उसे अपनी इमोशंस, डर, उम्मीद और लालच को पूरी तरह कंट्रोल में लाना होगा। अपनी इस नई थ्योरी के साथ ही डार्वस ने अपने डांसिंग एक्ट के लिए 2 साल का वर्ल्ड टूर साइन किया। इसका मतलब था कि उसे दुनिया के अलग अलग कोनों से वॉल स्ट्रीट में ट्रेड करना था। उसने अपने ब्रोकर के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया। वो लोग केबल्स के जरिए कांटेक्ट में रहेंगे। हर रोज उसे एक टेलीग्राम मिलता जिसमें उसके स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइस होते थे और उस दिन के हाई और लो प्राइस होते थे, जैसे B32.5 ब्रैकेट 34.5 32 3/4, L 57 ब्रैकेट 58.5 57। इससे वो दूर बैठे बैठे भी अपने बॉक्सेस बना सकता था। ये सिस्टम आसान नहीं था। जापान से लेकर वियेंटनाम लाओस तक उसे अजीबोगरीब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पोस्ट ऑफिस के लोग उसके कोडेड टेलीग्राम्स को शक की निगाह से देखते थे। उन्हें लगता था कि वो कोई जासूस है। लेकिन इस दूरी का, इस आइसोलेशन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी रूमर्स नहीं। उसे एक डिटैच्ड व्यू मिलता था। वो 5 से 8 स्टॉक से ज्यादा हैंडल नहीं करता था। इससे वो उन स्टॉक्स को बाकी मार्केट के शोर से अलग कर पाता था। वो लोगों की बातें नहीं सुन सकता था, पर वो देख सकता था कि वो कर क्या रहे हैं। उसने कहा, ये एक पोकर गेम जैसा था जिसमें मैं बैटिंग तो नहीं सुन सकता था, पर सबके कार्ड्स देख सकता था। धीरे धीरे उसे एक और चीज समझ आई। उसके स्टॉक्स के अजीबोगरीब मूव्स अक्सर तब होते थे जब जनरल मार्केट में कोई बड़ी हलचल होती थी। उसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ अपने स्टॉक्स को देख रहा है, पूरे मार्केट के ट्रेंड को नजरअंदाज कर रहा है। ये तो ऐसा था जैसे जंग के मैदान के सिर्फ एक हिस्से को देखकर पूरी लड़ाई जीतने की कोशिश करना। तो उसने अपने ब्रोकर को कहा कि टेलीग्राम के आखिर में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का क्लोजिंग प्राइस भी ऐड करे। अब उसके पास एक पूरा चित्र था। वो स्टॉक्स और मार्केट एवरेज के रिश्ते को समझने लगा। साथ ही उसने अपनी इमोशंस को ट्रेन करना शुरू किया। जब भी वो कोई स्टॉक खरीदता या बेचता, वो उसका कारण लिखता। जब भी उसे लॉस होता, वो लिखता कि उसके हिसाब से गलती क्या हुई। जैसे आइलैंड क्रीक कोल, बॉट एट 46, सोल्ड एट 43.5, कॉज ऑफ एरर, बॉट टू लेट। या जॉय मैन्युफैक्चरिंग, बॉट एट 62, सोल्ड एट 66.5, कॉज ऑफ एरर, स्टॉप लॉस टू क्लोज। इन कॉज ऑफ एरर टेबल्स ने उसकी बहुत मदद की। उसे समझ आने लगा कि स्टॉक्स भी इंसानों की तरह होते हैं। उनका भी एक कैरेक्टर होता है। कुछ शांत होते हैं, कुछ जंपी और नर्वस। इन सब तैयारियों के बाद समर ऑफ 1957 में जब वो सिंगापुर में था, एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। उसने बाल्टिमोर एंड ओहियो रेलरोड खरीदा। वो नीचे गिरा और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसने डोबेकमोन खरीदा, वो भी गिरा, बेचना पड़ा। डेस्ट्रॉम, फॉस्टर व्हीलर, एरोक्विप, एक के बाद एक उसके सारे स्टॉक्स अपने बॉक्सेस के नीचे गिरते गए और उसका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस उन्हें बेचता गया। अगस्त 26, 1957 को उसके पास एक भी स्टॉक नहीं था। उसे बुरा लगा, लेकिन वो बस साइड में बैठकर इंतजार करने लगा। उसे पता नहीं था कि वो एक बड़े बुल मार्केट के अंत में खड़ा था। कुछ ही महीनों में इसे एक बेयर मार्केट डिक्लेयर कर दिया गया और तब उसे एक आनंदमयी अनुभूति हुई। उसकी थ्योरी ने, उसके सिस्टम ने सोचा था भी ज्यादा काम किया था। मार्केट बदलने से बहुत पहले ही उसे मार्केट से बाहर निकाल दिया था।
उसने कोई प्रिडिक्शन नहीं सुनी, कोई फंडामेंटल्स नहीं पढ़े, कोई रूमर्स नहीं सुने। उसने बस अपने स्टॉक्स के बिहेवियर के आधार पर एक्शन लिया था और इसने उसकी पूरी पूंजी, उसका पूरा कैपिटल बचा लिया था। अगर वो उन स्टॉक्स में फंसा रहता तो उसे 50% तक का नुकसान हो सकता था। सितंबर 1957 में जब उसने अपने अकाउंट्स चेक किए, उसने पाया कि उसने जोन्स एंड लॉकलिन में जो पैसा खोया था वो वापस कमा लिया है। उसका $37,000 का कैपिटल लगभग वैसे का वैसा था। इतने बड़े बुल मार्केट से निकलने के बाद उसके पास बहुत सारा अनुभव था, बहुत सारी नॉलेज, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और अ नेट लॉस ऑफ $889। मार्केट गिर रहा था पर दार्वस परेशान नहीं था। उसने इस बेबी बेयर मार्केट को एक मौके की तरह देखा। उसने सोचा, जो स्टॉक्स इस गिरती हुई मार्केट में भी गिरने से इनकार कर रहे हैं, जो स्ट्रीम के अगेंस्ट तैर रहे हैं, वही स्टॉक्स सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे जब मार्केट का रुख बदलेगा। और जब उसने इन स्टॉक्स को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये ज्यादातर ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस डिस्कवरी ने उसकी आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि स्टॉक्स आखिरकार अर्निंग पावर के गुलाम होते हैं। और यहाँ उसने अपने टेक्निकल अप्रोच को फंडामेंटल अप्रोच से जोड़ दिया। उसने डिसाइड किया, मैं स्टॉक्स उनके टेक्निकल एक्शन के बेसिस पर सिलेक्ट करूंगा, लेकिन उन्हें खरीदूंगा तभी जब उनकी बढ़ती हुई अर्निंग पावर एक फंडामेंटल रीजन के तौर पर मौजूद हो। और इस तरह जन्म हुआ उसकी टेक्नो फंडामेंटलिस्ट थ्योरी का। उसने सोचा, अब उसे ऐसी इंडस्ट्रीज पर फोकस करना है जो फ्यूचर से जुड़ी हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स, रॉकेट फ्यूल्स, वो नए तेजी से बढ़ते हुए इन्फेंट इंडस्ट्रीज थे। उसे पता था कि स्टॉक मार्केट में भी फैशन बदलता है। उसे इस साल का फैशन ढूंढना था। वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने लगा जो लोगों के इमेजिनेशन को, उनके फ्यूचर के विजन को ट्रिगर करे। ऐसे स्टॉक्स महंगे दिखेंगे पर वो और महंगे हो सकते थे। उसने डिसाइड किया, आई विल बाय हाई एंड सेल हायर। धीरे धीरे मार्केट में बेहतरी के संकेत दिखने लगे। नवंबर 1957 में जब दार्वस साइगॉन में था, उसकी नजर बैरन्स में लॉरीलार्ड नाम के एक स्टॉक पर पड़ी। उसे नहीं पता था कि ये फिल्टर टिप सिगरेट बनाते हैं और अमेरिका में फिल्टर टिप का क्रेज आने वाला है। उसके लिए लॉरीलार्ड गिरती हुई मार्केट के दलदल से एक बीकन की तरह उभर रहा था। बुरी मार्केट के बावजूद ये स्टॉक 17 से बढ़कर 24-27 के बॉक्स में एस्टैब्लिश हो गया था। उसका वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा था। फरवरी 1958 में लॉरीलार्ड 44.37 तक पहुंच गया। दरवास खुश था। तभी उसे टोक्यो में एक केबल मिला जिसने उसे डरा दिया। एक ही दिन में स्टॉक 3637 तक गिर गया था। उसने घबराकर अपना स्टॉप लॉस 36 पर रेस कर दिया। बाद में पता चला कि एक रिपोर्ट आई थी कि फिल्टर टिप्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं। इसने लोगों में पैनिक क्रिएट कर दिया था। खैर, स्टॉक जल्द ही संभल गया। दरवाज ने और 400 शेयर्स खरीद लिए 3835 पर। अब उसके पास लॉरीलार्ड के 1000 शेयर्स थे। इसी दौरान उसकी नजर डाइनर्स क्लब पर पड़ी। इस कंपनी का क्रेडिट कार्ड सिस्टम आगे बढ़ रहा था, अर्निंग्स ऊपर जा रही थीं। उसने 24/1/2 पर 500 शेयर्स खरीदे। जब स्टॉक आगे बढ़ा, उसने 26/1/8 पर 500 और खरीदे। प्रॉफिट बढ़ रहा था और साथ साथ वो अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर रहा था। पहले 27, फिर 31। लेकिन फिर अचानक उसे केबल्स में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। स्टॉक ने बढ़ने की इच्छा खो दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरने की तैयारी कर रहा है। दरवाज ने अपना स्टॉप लॉस अजीब तरह से क्लोज 3638 पर सेट कर दिया। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वही हुआ जिसका उसे डर था। डाइनर्स क्लब अपने बॉक्स के नीचे गिरा और वो मार्केट से बाहर हो गया। उसे $10,328 का प्रॉफिट हुआ था। 6 हफ्ते बाद खबर आई कि अमेरिकन एक्सप्रेस डाइनर्स क्लब के कंपटीशन में उतर रहा है। यही कारण था उस स्टॉक की हिचकिचाहट का। कुछ लोगों को ये पहले से पता था और दरवाज उनके साथ उनका साइलेंट पार्टनर बनकर बिना कुछ जाने मार्केट से सही समय पर निकल गया था। उसकी सिस्टम ने उसे फिर से बचा लिया था। इन्हीं दिनों उसने E.L. ब्रूस नाम के एक स्टॉक का अजीब मूवमेंट देखा। ये एक हार्डवुड फ्लोरिंग बनाने वाली कंपनी थी। ये उसके फंडामेंटल रूल्स में फिट नहीं बैठती थी, लेकिन इसका टेक्निकल पैटर्न इतना जबरदस्त था कि वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। स्टॉक फरवरी में 18 से मई की शुरुआत तक 50 पहुंच गया था, बिना किसी रिएक्शन के। दरवाज को लगा ये रॉकेट और ऊपर जाएगा। उसने सोचा, फंडामेंटल्स गए तेल लेने, अगर ये 50 के ऊपर गया तो मैं इसे खरीदूंगा और बहुत सारा खरीदूंगा, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपने पुराने दोस्त लॉरीलार्ड को देखा। वो अब थक चुका था, धीमा हो गया था। दरवाज ने अपने लॉरीलार्ड के 1000 शेयर्स बेच दिए। प्रॉफिट हुआ $21,052।
डाइनर्स क्लब और लॉरेल से उसने 5 महीने में अपना कैपिटल लगभग डबल कर लिया था। अब वो ब्रूस के लिए तैयार था। उसने मई 1958 में 50 3/8 पर 500 ब्रूस शेयर्स खरीदने का ऑर्डर दिया। स्टॉप लॉस रखा 48। स्टॉक ने इतना सुंदर परफॉर्म किया कि दरवाज ने और शेयर्स खरीदने का फैसला किया। उसने 2500 शेयर्स खरीदे, एवरेज प्राइस 52 के आसपास। उसका टाइमिंग परफेक्ट था। ब्रूस एक चुंबक की तरह ऊपर खींचने लगा। वो कलकत्ता में बैठकर बस अपने डेली कोट्स देखता रहता। जून 13 तक स्टॉक 77 पर पहुंच गया था। उसे पता था इंडिया में बैठे बैठे कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ कमाल का हो रहा है। तभी उसे न्यूयॉर्क से एक कॉल आया। उसके ब्रोकर ने कहा उन्होंने ब्रूस की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है। दरवाज के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो डर गया। उसकी पूरी पूंजी इस स्टॉक में लगी थी। क्या उसके पैसे डूब गए? ब्रोकर ने समझाया, दरअसल वॉल स्ट्रीट के कुछ फंडामेंटल ट्रेडर्स ने सोचा था कि ब्रूस की कीमत $30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने स्टॉक को 45 से 50 के बीच में शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक न्यूयॉर्क का मैन्युफैक्चरर एडवर्ड गिलबर्ट ब्रूस फैमिली से कंपनी का कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहा था। वो और उसके साथ ही शेयर्स खरीद रहे थे। इस वजह से प्राइस आसमान छू रहा था। शॉर्ट सेलर्स बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें अपने सौदे पूरे करने के लिए किसी भी कीमत पर स्टॉक खरीदना था। जब एक्सचेंज पर ट्रेडिंग रुकी तो वो ओवर द काउंटर मार्केट में ब्रूस के लिए कुछ भी देने को तैयार थे। ब्रोकर ने दरवाज से पूछा, ओवर द काउंटर में प्राइस 100 पर शेयर चल रहा है, क्या मैं इस प्राइस पर बेच दूं? दरवाज सोच में पड़ गया। ये बहुत बड़ा टेम्पटिंग प्रॉफिट था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, नहीं, मैं 100 पर नहीं बेचूंगा। एक बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं है। मैं इसे होल्ड करूंगा। और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अगले कुछ हफ्तों में उसे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से ब्रोकर्स के फोन आते रहे, जिसमें उसे अपने शेयर्स के लिए और भी ऊंचे ऑफर्स मिल रहे थे। उसने धीरे धीरे अपने सारे शेयर्स बेचे। एवरेज प्राइस 171। इस एक ऑपरेशन में उसने $2,95,305 का प्रॉफिट कमाया। इसके साथ ही उसका टोटल प्रॉफिट $3,18,927 हो गया था। इस बड़ी जीत के बाद दरवाज और भी सावधान हो गया। उसने अपने प्रॉफिट्स का आधा हिस्सा मार्केट से निकाल लिया। अब वो नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगा। उसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स नाम की एक छोटी अनजान कंपनी मिली। ये 35 के आसपास ट्रेड हो रही थी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी, तो उसके टेक्नो फंडामेंटल्स थ्योरी में फिट बैठती थी। उसने पहले 300 शेयर्स का एक पायलट बाय किया 35 1/4 पर। जब स्टॉक थोड़ा मजबूत हुआ, उसने 1200 शेयर्स और खरीदे 36 हाफ पर, और फिर कुछ दिनों बाद 1500 शेयर्स 40 पर। जल्द ही कंपनी का नाम यूनिवर्सल कंट्रोल्स हो गया और स्टॉक 2 for 1 स्प्लिट हो गया। इसी के साथ साथ वो थायोकोल केमिकल पर भी नजर रखे हुए था। ये स्टॉक भी 2 for 1 स्प्लिट हुआ था और 3947 के बॉक्स में शांत बैठा था। दरवाज को लगा ये तो तूफान से पहले की शांति है। जब थायोकोल 45 के ऊपर जाने लगा, उसने 47 1/4 पर 200 शेयर्स का पायलट बाय किया, और जब उसे लगा कि अब स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, उसने 1300 शेयर्स और खरीदे 4978 पर। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। थायोकोल ने स्टॉक राइट्स इशू किए। ये एक बहुत ही शानदार क्रेडिट सिचुएशन थी, जिसका दरवाज ने पूरा फायदा उठाया। उसने अपने सारे फ्री कैश से 72,000 राइट्स खरीदे। फिर उसने अपने ओरिजिनल 1500 थायोकोल शेयर्स बेचे और उन पैसों से 72,000 और राइट्स खरीदे। इन राइट्स के जरिए उसने 6,000 थायोकोल शेयर्स खरीदे। इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद उसका प्रॉफिट ब्रूस के प्रॉफिट को मिलाकर $500,000 से ज्यादा हो गया था। ये उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ था। जब वो पेरिस में था, उसके ब्रोकर ने उसे टेलीग्राम भेजा, योर थायोकोल प्रॉफिट्स नाउ $250,000। उसके अंदर से आवाज आ रही थी, सेल सेल। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, रिमेंबर ब्रूस, एक बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं होता। उसने नहीं बेचा और वो सही साबित हुआ। थायोकोल बढ़ता रहा। जनवरी 1959 में वो न्यूयॉर्क वापस आया, इस बार पूरी तैयारी के साथ। इस बीच उसके 2 स्टॉक्स यूनिवर्सल कंट्रोल्स और थायोकोल बढ़ते रहे। दरवाज ने उन्हें नहीं छेड़ा। मार्च 1959 में यूनिवर्सल कंट्रोल का व्यवहार अजीब होने लगा। वो बहुत वाइल्ड हो गया था। 3 हफ्ते में 66 से 102 तक पहुंच गया और फिर अचानक गिरने लगा।
दरवाज ने अपना स्टॉप लॉस ऊपर लाकर उसे 86 से 89 के बीच बेच दिया। प्रॉफिट हुआ $4,09,356। अब उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल था। उसने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया, लगभग $500,000। उसके बाद मई में थायोकोल में इतनी ज्यादा ट्रेडिंग हुई कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने उस स्टॉक पर सारे स्टॉप ऑर्डर सस्पेंड कर दिए। इसका मतलब था कि दरवाज का सबसे पावरफुल टूल उससे छीन लिया गया था। उसने अपने सारे थायोकोल शेयर्स बेच दिए। प्रॉफिट हुआ $8,62,031। अब उसके पास $1 मिलियन से ज्यादा थे री इन्वेस्ट करने के लिए। उसने जेनिथ रेडियो और फेयरचाइल्ड कैमरा में इन्वेस्ट किया। जून में उसके टेलीग्राम्स उसे बता रहे थे कि उसकी होल्डिंग्स की वैल्यू एक एक दिन में $1 लाख तक बढ़ रही थी। वो अपने प्लाजा होटल के रूम में बैठता, टेलीग्राम पढ़ता और फाइल कर देता। उसके पास करने को कुछ नहीं था। वो एक साइंटिस्ट जैसा महसूस कर रहा था जिसने सालों की मेहनत के बाद एक रॉकेट लॉन्च कर दिया है और अब बस दूर से उसे ऊपर जाते हुए देख रहा है। जुलाई में जब उसके ब्रोकर्स ने हिसाब किया तो पता चला कि अगर वो अपने सारे स्टॉक्स बेच दे तो उसके पास $2,50,000 से ज्यादा होंगे। क्या वो इस खबर से एक्साइटेड था? उतना नहीं। जब उसने पहले $10,000 कमाए थे तब वो ज्यादा एक्साइटेड था। इस बार उसे एक रनर जैसा महसूस हो रहा था जो बहुत सारी हार के बाद आखिरकार जीत हासिल कर रहा है। उसके सामने वही पुराना सवाल था, क्या बेच दूं? और जवाब भी वही पुराना था, एक बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं है। मैं बस ट्रेंड के साथ चलता जाऊंगा, अपने स्टॉप लॉस को पीछे ट्रेल करते हुए। उसने अपने सारे स्टॉक्स पर नए स्टॉप लॉस लगाए। वो प्लाजा होटल से बाहर निकला, एक इवनिंग पेपर खरीदा, उसमें से वॉल स्ट्रीट के क्लोजिंग प्राइसेस का पेज फाड़ा, बाकी फाइनेंशियल सेक्शन फेंक दिया। अपना 6 बजे का टेलीग्राम उठाया और लिफ्ट में चला गया। अपने रूम में उसने टेलीग्राम खोला, न्यूज़पेपर का पेज फैलाया और एक सुकून की सांस ली। इसलिए नहीं कि उसने $2 मिलियन बनाए थे, बल्कि इसलिए कि वो वही कर रहा था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वो काम कर रहा था जब वॉल स्ट्रीट सो रहा था।